यस बच्चों, कल का टॉपिक एक बार डिस्कस करें, बताएं, मैसेज लिखें। कल क्या पढ़ाया था आपको? रेजिस्टिविटी पढ़ाई थी, ठीक। चलिए, तो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पढ़ाई थी, ओके। तो और पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोथ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए सामने बोर्ड पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन resistance and resistivity। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना है, राइट। 20 अगस्त से आपके एग्जाम्स है स्कूल में, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर लीजिए अपनी, ठीक है। और सिलेबस में आपको देखो क्या सिलेबस हो जाएगा फिजिक्स का, राइट। चलिए, तो टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में चेंज तो आना ही है, ये तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे भी इफेक्ट करता है और टेम्परेचर रेजिस्टिविटी पे भी इफेक्ट करता है। अब वो क्या चेंज आना है ये हमें डिस्कस करें, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कंडक्टर्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स के लिए कि कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है या रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। और इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज होता है। अगर हम टेम्परेचर को टाइम डिक्रीज हो, रिलैक्सेशन टाइम आप देखिए, रिलैक्सेशन प्लस वाले से टकरा रहा है, फिर वो तीसरे प्लस वाले से टकरा रहा है, तो के बीच में जो टाइम गैप होता है, दो रीजन के बीच में टाइम गैप, टाइम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो ये जो टाइम गैप आया है। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो इससे टकराएगा, फिर तुरंत दूसरे वाले से टकराएगा, फिर तुरंत तीसरे वाले से टकराएगा, तो जो से कोलिजन है वो जल्दी होंगे, तो टाइम गैप है दोनों के बीच में, ये हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से टाइम का होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। और हमें पता है कि डिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां से रिलैक्सेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टिविटी भी रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिलैक्सेशन होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इससे ये क्लियर हो गया
टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटा, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम के घटने से रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़, या रेजिस्टिविटी बढ़ी। क्लियर हो गया। कंडक्टर्स के केस रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो गया, डायरेक्टली का रिलेशन, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दैट मींस टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कंडक्टर्स के, समझ में आ गया बेटा सबको? बताइए, किसी को डाउट है तो बताइए, मैसेज कर दीजिए, एनी डाउट्स? लिखिए, सब अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स for conduct, the resistance increases with increase in temperature, with increase in temperature, because the relaxation time, because the relaxation time decreases, because the relaxation time decreases, ठीक है। लिख लिया सबने? ये कॉपी कर लिए सब, तो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, कॉपी कर ले सब बच्चे। खुशी, आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना एक बारी, उस रिपीट कर दूंगा मैं, अभी फिलहाल आप समझ लो आप, ठीक है। सबने नोट कर लिया? जल्दी बताइए। मयंक, रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, उससे नोट कर लेना जो मैंने बोला था, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए आगे, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ी, ठीक है। अब पेपर में वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी कह सकते, जैसे आपको पता है रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि वो ये भी कह सकता है आपको क्वेश्चन कि बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस डिक्रीज क्यों हो रहा है, व्हाई द कंडक्टेंस डिक्रीजेस with increase in temperature, और why the conductivity decreases with increase in temperature। कंडक्टिविटी क्यों घटती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, या कंडक्टेंस क्यों घटता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो उसका आंसर भी आप यही लिख के आएंगे, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, इसलिए कंडक्टेंस भी क्या होगा, घट जाएगा। इतना ही लिख के आना है जितना मैंने लिख रखा है और जो मैंने थ्योरी लिखवाई है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ठीक है।
ये वाली बात समझ में आ गई सबको जो मैंने एक्स्ट्रा बताई है। अब इसके बाद अगर हम इसका टेम्परेचर के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेम्परेचर ले रखा है और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये ले रखी है। तो अगर हम इसका ग्राफ बना रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, तो वो ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा नीचे से पहले कर्व होता है, फिर आगे जाके लीनियर बन जाता है, ठीक है। ऐसा कर्व और लीनियर क्यों हुआ, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इंक्रीजिंग नेचर का बनेगा क्योंकि हमने पढ़ा कंडक्टर्स में टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का बनेगा। राइट, डन, कॉपी कर लिया सब बच्चे। सब बच्चे नोट करें, अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया सब बच्चों ने, बताइए। डन बच्चे, यस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट होगा हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बदलने से क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हैं वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। अभी आगे जाके हम एक 9th यूनिट पढ़ेंगे, जो लास्ट यूनिट होगी हमारे सिलेबस की, उसका नाम ही सेमीकंडक्टर है। उसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लेता हूँ सिलिकॉन का। सिलिकॉन का नंबर क्या होता है? सिलिकॉन का नंबर 14 होता है, ठीक है। 14 मीन्स 284। 14 का मतलब क्या होगा, 284। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई सिलिकॉन की, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, और ये अपना इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे ये सिलिकॉन है, इसके साथ एक सिलिकॉन और है, इसके यहाँ पर भी एक सिलिकॉन जुड़ेगा, इधर भी एक सिलिकॉन का एटम जुड़ेगा, इधर भी सिलिकॉन का एटम जुड़ेगा। इस तरीके से सिलिकॉन के एटम्स जो होंगे वो हर जगह पे जुड़ेंगे। ठीक है, हर जगह पे क्या होंगे, सिलिकॉन के एटम जुड़ेंगे और एक सिलिकॉन का एटम 4 सिलिकॉन के एटम से क्या होगा, बॉन्ड होगा। सही है, इतनी बात समझ में आती है बेटा? यस, ये समझ में आता है सबको कैसे ड्रॉ करा मैंने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? अब देखिए, जैसे ही आप क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे ही आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने से क्या होता है, इनके बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाते हैं।
जो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, ये बॉन्ड क्या होते हैं, बीच में से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बंधे हुए थे, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बंधे हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा, तो कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, या आप कह दें कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि आपको बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि एनर्जी मिलेगी, एनर्जी ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होने से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होने से ये होगा, जैसे हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मैंने भी लिखवाया था। और ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। अब अगर आपने इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये हुआ कि ये एन बढ़ गए। एन मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ऐसे यहाँ पर भी स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जब स्मॉल एन इंक्रीज हो गया, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, और रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी कि टेम्परेचर, जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाती है, जिससे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। तो सेमीकंडक्टर्स में हम क्या पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर्स में हम ये पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, समझ बात। यानी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। और ये कैपिटल जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, लिख दे बोर्ड पे। सबको क्लियर हो गया पॉइंट? किसी को पूछना है तो बताइए दोबारा से। सुपर कंडक्टर अलग कॉन्सेप्ट है बेटा। सुपर कंडक्टर की बात अभी रहने दो, पहले आप ये समझ लो सामने जो मैंने लिखा रखा है। कॉपी करो बेटा जो जल्दी से, बच्चे। नोट करिए सब बच्चे, जल्दी से।
सबने नोट कर लिया बेटा? ये कॉपी? जल्दी बताइए मैसेज करके। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ या रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ, तो वो ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ पर हमें टेम्परेचर मार्क करा है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मार्क करा है। तो ये ग्राफ ऐसे दैट मीन्स टेम्परेचर की इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, या रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए दूसरा। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, फॉर एलॉयज। एलॉयज के लिए हम डिस्कस करेंगे फॉर एलॉयज। ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं? देखिए, पहली बात तो एलॉयज क्या होंगे? एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसी मैग्नीन, नाइट्रोम, ये सब क्या है? ये सब एलॉयज है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इनके रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, हमें ये देखना है। ठीक है, एक मिनट बस। चलिए देखिए सामने, एलॉयज के साथ क्या होगा रिलेशन, क्या वेरिएशन होगा? देखिए, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ एलॉयज का टेम्परेचर, तो अगर ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है। ऐसे ग्राफ बनता है। ये इंक्रीज ग्राफ बनेगा, लेकिन जो इसके अंदर इंक्रीजिंग नेचर होगा, जो इसके ढलान होगी वो बहुत कम होगी। बहुत कम होने का रीजन ये है क्योंकि एलॉयज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता तो है लेकिन बहुत कम बढ़ता है। मतलब आप ये मानो, लगभग जब आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तब जाके आधा ओम बढ़ता है। 100 सेल्सियस का टेम्परेचर का अगर आप इंक्रीमेंट ले आएंगे एलॉयज में, तब जाके क्या होगा, इसके अंदर आधा ओम का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या रेजिस्टिविटी आधे ओम की बढ़ेगी। अब इसका यही एडवांटेज होने की वजह से हम क्या करते हैं, इन मटेरियल्स को अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर तारे लगी रहती हैं, या पोटेंशियोमीटर होता है, आगे पढ़ेंगे जो होता है, रियोस्टेट होता है, उनके अंदर जो हम वायर्स कनेक्ट करते हैं, वो वायर्स किसकी लगाई जाती है? खासकर एलॉयज की लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के चेंज होने से बहुत कम चेंज होता है। जैसे आप सपोज करो कि आप कर रहे हैं जनवरी में, वहां पे आपने रेजिस्टेंस 20 ओम लिया, फिर आप वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जून, वहां पे रेजिस्टेंस 20 ओम ले सकते हैं अगर हमने एलॉय की तार ली है, क्योंकि लगभग 40 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आएगा।
अगर एलॉय की जगह कंडक्टर की तार इस्तेमाल कर ली तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पे लगभग आप ये मानो 10 ओम का डिफरेंस आ जाएगा। अब 10 ओम के डिफरेंस को तो बहुत बड़ा मानेंगे, हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी। हम जनवरी में एक्सपेरिमेंट करेंगे, रीडिंग कुछ और आएगी। जून में एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ और आएगी। नवंबर में करेंगे, कुछ और आएगी। अगर हमने किसकी तार इस्तेमाल करी, कंडक्टर्स की, लेकिन हमने अगर एलॉयज की तार इस्तेमाल करी तो हमारी रीडिंग में चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम एलॉय का यूज करते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम बढ़ता है। ठीक है, आगे बात समझ सबके? यस। एलॉय की हमेशा दो बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलॉयज की। पहली प्रॉपर्टी तो ये याद रखेंगे कि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। एलॉय हैव हायर रेजिस्टिविटी, कंडक्टर से, सेमीकंडक्टर से, इंसुलेटर से एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है ना, कंडक्टर भी होते हैं और ये रेजिस्टिविटी भी ज्यादा रखते हैं, दोनों काम करते हैं। सेकंड सेकंड अभी बताया कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, ये इसकी दो फीचर्स है जो आपको याद रखनी है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। राइट, ये ड्रॉ कर लीजिए सब बच्चे, अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। नोट करिए बच्चे जल्दी से। वैसे एलॉय की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ये अभी आपके आगे हीटिंग इफेक्ट में काम आएगा। जितने भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, इन सब के अंदर जो फिलामेंट, जो मटेरियल लगाया जाता है, वो एलॉय का लगाया जाता है अंदर। बल्ब बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो भी एलॉय का होता है, टंगस्टन का। हीटर में जो एलॉय होता है नाइक्रोम होता है, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए। ठीक है बच्चे, उत्कर्ष टेस्ट का रिजल्ट कर दिया है मैंने, लेकिन अभी जो अथॉरिटीज हैं जब वो बताएंगी तभी हम आपको बता सकते हैं आपके नंबर। ठीक है, 20 अगस्त से आपके स्कूल में एग्जाम स्टार्ट है, सब सब्जेक्ट के होंगे। डेट शीट आपको मिल जाएगी, उस डेट शीट के अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नहीं नहीं, स्कूल में नहीं आना होगा, ऑनलाइन एग्जाम होंगे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स है, एलॉयज है।
तो उसको बताने के लिए कांस्टेंट टर्म आया। उस कांस्टेंट टर्म के थ्रू भी हम इस चीज को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने कहा अल्फा की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को 100 ओम बढ़ा रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 200 ओम बढ़ जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने अल्फा की वैल्यू गई 1/2, तो अल्फा की वैल्यू अगर 1/2 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस 50 ओम बढ़ जाएगा। ठीक है। मतलब अल्फा ये कि अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो रेजिस्टेंस में कितने टाइम्स चेंज आ रहा है, या रेजिस्टिविटी में कितने टाइम्स चेंज आ रहा है। ठीक है, ये कौन बता रहा है, ये अल्फा बता रहा है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आर टी टू इक्वल्स टू आर टी वन ब्रैकेट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आर टी टू इक्वल टू आर टी वन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये जो अल्फा होता है इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। जो डेल्टा टी होता है ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है। दैट मीन्स इट इज T2 माइनस T1। ठीक है। आर T2 का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, एंड आर T1 का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। राइट। हम इसको डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं, आर T2 इक्वल्स टू आर T1 प्लस आर T1 अल्फा डेल्टा टी, आर T2 माइनस आर T1 डिवाइडेड बाय आर T1 इंटू डेल्टा टी। ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस रख देता हूं, और आर T1 को 1 ओम रख देता हूं, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू आर T2 माइनस आर T1। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि सर अल्फा जो है, अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, वो चेंज इन रेजिस्टेंस के बराबर है। वो किसके बराबर है, चेंज इन रेजिस्टेंस के बराबर है, जब हमने ओरिजिनल रेजिस्टेंस को 1 ओम लिया है और 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करा। ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये सिर्फ डेफिनेशन बना दी गई फॉर्मूले के थ्रू। इसमें लॉजिकली कुछ बात नहीं है। लॉजिकली तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लॉजिकली इसका मतलब होता क्या है। अभी तो सिंपल क्या है, आपको सिर्फ इसको इसके थ्रू याद रखना है बस, कि अल्फा इज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर ओम आएगा, नीचे भी ओम आएगा, और यहाँ डिग्री सेल्सियस आएगा, तो ये जाएगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा की यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर आप इसे केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप सेल्सियस इनवर्स से केल्विन इनवर्स में अगर जा रहे हैं, तो आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। क्यों, क्योंकि यहाँ डेल्टा टी आ रहा है। डेल्टा टी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, चाहे आप केल्विन में नापो या सेल्सियस में नापो, हर बार डेल्टा टी सेम रहेगा। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बड़ी होती है किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। ठीक है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बड़ी होती है किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। फिर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन छोटी होती है किसके लिए, एलॉयज के लिए। और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए, सेमी कंडक्टर्स के लिए।
ठीक है, बात याद रखनी है आपकी। कंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बहुत बड़ा होता है। एलॉयज के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, बहुत छोटा होता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। बस यहाँ पे एक क्वेश्चन आया तानिया का कि सर आपने यहाँ पे 1 क्यों नहीं रखा T1 की जगह। आप 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब तब भी चेंज ही होगा ना। इसको आप तब भी क्या बोलोगे, चेंज ही तो बोलोगे। इट इज चेंज इन रेजिस्टेंस। राइट, कॉपी कर लो सब। मीटिंग लीव होने वाली है, लीव कर देंगे आप, जब कॉपी कर लेंगे अपने आप।